बाहर इंद्रावती लगभग दोगुनी हो गई थी। उसकी हंसती हुई आवाज चांदी की घंटी की तरह गूंज रही थी। अर्जुन मरने जैसा महसूस कर रहा था। वह अभी अभी अंतरिक्ष को चीरने की समझ में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसके सारे कपड़े वोइड स्टॉर्म में धूल बन चुके थे। अब समझ आया कि उसकी मार्शल आंटी उसे अजीब तरह से क्यों देख रही थी। नीचे तालाब से अर्जुन ने सिर्फ अपना सिर पानी की सतह से ऊपर निकाला, चेहरे से टपकते पानी को पोंछा और चिल्लाया, मार्शल आंटी, क्या आप थोड़ी जल्दी कुछ नहीं कह सकती थी? इंद्रावती नीचे उतरी और उसके सिर को हल्के से टैप करते हुए मुस्कुराई, अभी भी हंसी को रोकने में असमर्थ होते हुए बोली, क्या हुआ? तुम्हारी मार्शल आंटी तुमसे इतनी बड़ी है, शर्माने की क्या जरूरत है? अर्जुन ने अपना सिर पानी में थोड़ा और छुपा लिया, सिर्फ उसकी बेबस आंखें दिखाई दे रही थी। इंद्रावती के सामने अर्जुन वास्तव में बहस नहीं कर सकता था। अगर कोई और महिला उसके साथ इतनी खुलकर छेड़छाड़ करती तो अर्जुन उसे सबक सिखा चुका होता कि कुछ पुरुषों को भड़काना ठीक नहीं होता। लेकिन इंद्रावती उसकी वरिष्ठ और मार्शल आंटी थी। लेकिन सच कहूं, तुम यहां क्या कर रहे थे? तुम्हें ये सारे निशान कैसे लगे? इंद्रावती की नजरें गंभीर हो गईं जैसे ही उसने चिंता से पूछा। सिर्फ अर्जुन के असामान्य पहनावे ने ही इंद्रावती का ध्यान नहीं खींचा था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि उसकी त्वचा पर सूखे खून के निशान थे। लगता था कि उसे कई गंभीर चोटें आई थी। बस थोड़ी सी दुर्घटना, अर्जुन ने हल्के से जवाब दिया। ये देखकर कि अर्जुन को वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, इंद्रावती ने आराम किया और मामले को छोड़ दिया। फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए वापस उड़ गई। अर्जुन ने खुद को तालाब में कुछ देर साफ किया और फिर नए कपड़े पहने। गुफा में वापस आकर अर्जुन ने इंद्रावती को अपनी ओर मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, इंद्रावती ने अचानक कहा, क्या तुम दुर्गेश को मिलने गए हो? जब तुम 1 साल से अधिक समय तक वापस नहीं आए तो वो मीना को तुम्हारे बारे में पूछने के लिए भेजने लगा। वे दोनों तुम्हारे बारे में काफी चिंतित लग रहे थे। ओह, तो मुझे अभी जाकर मिलना चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया। फिलहाल मैं खाली हूं, तो अभी चलता हूं। अच्छा, जितनी जल्दी जाओगे उतनी जल्दी वापस आ जाओगे। इंद्रावती ने हाथ हिलाया, ये जानते हुए कि अर्जुन अभी भी यहां होने में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैं वहां कुछ देर रुक सकता हूं। मुझे दुर्गेश से कुछ अल्केमी संबंधी समस्याओं पर चर्चा करनी है। इंद्रावती ने उसे एक नजर देखा और फिर मुस्कुराई, जो चाहो करो। आखिरकार, पिछली बार जब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो तुम 6 साल तक वापस नहीं आए। उसे लगा कि अर्जुन सिर्फ उससे बचने का बहाना ढूंढ रहा है, लेकिन वास्तव में अर्जुन को दुर्गेश से अल्केमी से जुड़े कुछ मुद्दों पर सलाह लेनी थी। आज के समय में अर्जुन की अल्केमी क्षमता काफी उच्च थी, लगभग दुर्गेश के बराबर, और कई गहन आत्मा सरणियों की मदद से अर्जुन को लगता था कि गोलियां बनाने में वो दुर्गेश से हार नहीं मानेगा। हालांकि दुर्गेश इस क्षेत्र में बहुत लंबे समय से लगा हुआ था, इसलिए उसके पास स्वाभाविक रूप से अपने अनुभव और अंतर्दृष्टि होगी। ऐसी चीजें केवल समय के साथ जमा होती हैं और यही वह चीज थी जिसकी अर्जुन को वर्तमान में कमी थी, जो उसके लिए बेहद मूल्यवान थी। प्राचीन राक्षस कबीले को उस रहस्यमय छोटी दुनिया से मुक्त कराने के लिए अर्जुन की अल्केमी तकनीक को और सुधारने की आवश्यकता थी। इसलिए वह अपनी अल्केमी तकनीक को बढ़ावा देने के तरीके खोजने के लिए काफी उत्सुक था। अगर वह प्राचीन राक्षस कबीले की ताकत हासिल कर लेता तो अर्जुन और भी बहुत कुछ कर सकता था। इंद्रावती को अलविदा कहकर अर्जुन सोअरिंग हेवंस एक्ट से निकला और ग्रैंड बोल्डर सिटी की ओर उड़ गया। 2 घंटे बाद वो शहर के गेट के बाहर उतरा। यहां पहुंचकर अर्जुन हैरान था कि शहर पहले से कहीं अधिक जीवंत लग रहा था। बहुत सारे विदेशी कल्टीवेटर आ जा रहे थे, सभी जल्दबाजी में लग रहे थे। अर्जुन ने सिर हिलाया और ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और सीधे अल्केमिस्ट गिल्ड की ओर चल पड़ा। जैसे ही अर्जुन अल्केमिस्ट गिल्ड में घुसा, 15 साल से कम उम्र की एक लड़की, जिसके बाल 2 हिलते हुए पोनीटेल में बंधे थे, दौड़ती हुई आई और उसका रास्ता रोक लिया। हालांकि वो छोटी थी और उसका शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था, लेकिन स्पष्ट था कि वो जल्द ही एक सुंदर युवती बन जाएगी, एक ताजगी भरी और सुखद दृश्य। लड़की सीधे अर्जुन के पास आई और उसके रास्ते में खड़ी हो गई, हाथ कमर पर रखकर पूछा, तुम कौन हो? तुम यहां इस तरह से कैसे घुस सकते हो? अर्जुन ने उस पर एक नजर डाली और देखा कि इस लड़की की कल्टीवेशन काफी अच्छी थी। वास्तव में वह पहले ही ट्रू एलिमेंट निंद स्टेज तक पहुंच चुकी थी, ड्रैगन फीनिक्स पैलेस के आदित्यनंद से थोड़ी बेहतर जब अर्जुन पहली बार उससे मिला था। तुम कौन हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। ग्रैंड बोल्डर सिटी की अल्केमिस्ट गिल्ड शाखा में सिर्फ 3 लोग होने चाहिए थे, दुर्गेश, मीना और मीना के गुरु बलवीर। इतनी छोटी लड़की यहां कब से रहने लगी? तुम्हें इससे क्या लेना देना? विपरीत पक्ष ने असंतुष्ट होकर अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, यह अल्केमिस्ट गिल्ड है, क्या तुम नहीं जानते? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आ जा सकता है। कोई भी? अर्जुन लगभग घुट गया। ये लड़की न तो बहुत बड़ी थी और न ही बहुत लंबी, लेकिन उसका रवैया किसी भी तरह से छोटा नहीं था।
तुम जरूर दुर्गेश या मास्टर बलवीर से अल्केमी सेवाएं लेने वाले कोई होगे, है ना? अगर तुम उनसे गोलियां बनवाना चाहते हो तो 1 महीने बाद आना। दोनों मास्टर्स का शेड्यूल फिलहाल भरा हुआ है, लड़की ने कहा, स्पष्ट रूप से सोच रही थी कि वह इसे समझकर काफी चालाक है। यहां इतनी भीड़ है, अर्जुन आश्चर्यचकित था। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग दोनों ग्रैंड मास्टर से गोलियां बनवाने आते हैं, लड़की ने गर्व से जवाब दिया, जैसे कि वह खुद ही इन लोगों द्वारा अल्केमी सेवाओं के लिए अनुरोध की जा रही हो। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी जब उसने अचानक कहा, अगर तुम्हें जिस गोली की जरूरत है वह इतनी उच्च ग्रेड की नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। तुम भी अल्केमी पढ़ती हो? अर्जुन ने उसकी ओर देखा, अचानक दिलचस्पी लेते हुए। हाँ, स्वाभाविक रूप से। तुम मुझे मेरे दिखावे के कारण कम मत समझना, मैं वास्तव में एक मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट हूं। ओ, ये काफी प्रभावशाली है, अर्जुन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। इतनी कम उम्र में और पहले से ही एक मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट, ये वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। इसके अलावा अर्जुन ने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो शायद पिछले 3 से 5 साल में ही आई होगी। वो शायद दुर्गेश या बलवीर द्वारा खोजी गई एक प्रतिभाशाली थी जिसे अब अल्केमिक डाओ में प्रशिक्षित किया जा रहा था। सिर्फ 3 से 5 साल में मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट बनना इस लड़की की योग्यता को दर्शाता था। अर्जुन की प्रशंसा सुनकर लड़की अचानक मुस्कुरा उठी और अब उसे ये युवक इतना बुरा नहीं लग रहा था। कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक या उससे नीचे की गोलियां बनाने में मेरी सफलता दर 80% है। 80%? बहुत अच्छा। तुम अपनी सेवाओं के लिए कितना शुल्क लेती हो? अर्जुन ने पूछा, थोड़ी को रगड़ते हुए। कोई शुल्क नहीं, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। दुर्गेश और मास्टर बलवीर ने कहा है कि मुझे हर अवसर का उपयोग करके अधिक गोलियां बनानी चाहिए, इसलिए मुझे कोई मुआवजा देने की जरूरत नहीं है। हाँ, खैर, अगर तुम मुझे देने का मन बना रहे हो तो मैं मना नहीं करूंगी। हाँ, वास्तव में अल्केमी काफी मेहनत वाला काम है। हर बार वो एयर गोलियां बनाती है तो वो पसीने से तर हो जाती है और काफी थक जाती है। अर्जुन मुस्कुराने से रोक नहीं पाया और सिर हिलाया। तो तुम्हारा नाम चैतन्या है? हाँ। अर्जुन ने कुछ पल सोचा और फिर ब्लैक बुक स्पेस से हेवन ग्रेड और मिस्टीरियस ग्रेड जड़ी बूटियों का एक गुच्छा निकालकर लड़की को दे दिया। ये जड़ी बूटियां बहुत उच्च ग्रेड की नहीं थी, इसलिए अब अर्जुन के लिए लगभग कोई उपयोग नहीं थी, लेकिन वे चैतन्या के लिए उसकी अल्केमी कौशल को सुधारने के लिए अभ्यास करने के लिए एकदम सही थी। अर्जुन को याद आया जब वह पहली बार अल्केमी का अभ्यास कर रहा था और जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए उसने जो संघर्ष किया था, और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चैतन्या की आंखें चमक उठी जब उसने जल्दी से जड़ी बूटियों को ले लिया और अपने यूनिवर्स बैग में रख लिया। इनसे मेरे लिए 100 गोलियां बना दो। जड़ी बूटियां देने के बाद अर्जुन ने एक व्यापक अनुरोध किया। अच्छा, इतनी सारी जड़ी बूटियों से काफी होगा, चैतन्या ने खुशी से वादा किया, लेकिन 100 गोलियां बनाने में कुछ समय लगेगा। 1 महीने बाद तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया और फिर कुछ क्रिस्टल स्टोन निकाले। ये तुम्हारा इनाम है। तुम मुझे वास्तव में दे रहे हो? चैतन्या ने शर्माते हुए अर्जुन की ओर देखा। उसके हाथ उसकी फूलों वाली स्कर्ट को पकड़े हुए कुछ हिचकिचाहट और शर्मिंदगी दिखा रही थी। अल्केमी करना मेहनत और समय लेने वाला है, स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हें मुआवजा देना चाहिए। तो चैतन्या ज्यादा नहीं कहेगी, चैतन्या ने कहा। क्रिस्टल स्टोन लेते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। अचानक लगा कि सामने वाला युवक दुर्गेश या मास्टर बलवीर से कहीं अधिक सौहार्दपूर्ण है। खुशी से सिर हिलाते हुए बोली, अच्छा, 1 महीने बाद तुम यहां आकर अपनी गोलियां ले सकते हो। मैं अभी से बनाना शुरू कर देती हूं। तुम निराश नहीं होगे? अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए उसे भागते हुए देखा। खुशी से आगे भागते हुए चैतन्या एक कोने पर मुड़ी और गलती से मीना से टकरा गई। बाद वाली ने उसे गिरने से पकड़ लिया और हल्के से डांटा, छोटी लड़की, तुम हर दिन इतनी ऊर्जावान कैसे रहती हो? सीनियर सिस्टर, देखो देखो। चैतन्या ने जो क्रिस्टल स्टोन पकड़े थे वे मीना को दे दिए, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। तुम्हें इतने सारे क्रिस्टल स्टोन कहां से मिले? मेरे यूनिवर्स बैग में और भी हैं, उस व्यक्ति ने मुझे 20 से अधिक दिए। तुम्हें ये किसने दिए? मीना मुस्कुराई नहीं रही। एक युवक। उसने कहा कि वह चाहता है कि मैं उसके लिए 100 गोलियां बनाऊं और ये क्रिस्टल स्टोन मेरा इनाम है। 100 गोलियां? मीना स्तब्ध थी। उसे इतनी सारी गोलियों की क्या जरूरत है? इसके अलावा उसने विशेष रूप से तुम्हें ही क्यों चुना? हाँ, जड़ी बूटियां मेरे यूनिवर्स बैग में हैं। मीना का चेहरा खराब हो गया और उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, जरूर कोई बदमाश है। वह व्यक्ति या तो अंधा है या उसका कोई बुरा इरादा है। क्या वह अभी भी गिल्ड में है? पता नहीं, वह अभी अभी यहां था। चैतन्या ने मीना की ओर उलझन से देखा, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी सीनियर सिस्टर अचानक इतनी नाराज क्यों हो गई। मैं देखने जाती हूं, मीना ने कहा और भाग गई। उसकी जूनियर सिस्टर बहुत छोटी थी और अभी भी अल्केमी सीख रही थी। अगर उस व्यक्ति को वास्तव में किसी से अल्केमी करवानी होती
तो वो निश्चित रूप से चैतन्य को नहीं चुनता। वह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं लगती थी। मीना को लगा कि यह व्यक्ति जो भी हो, वो चैतन्य के करीब आने के लिए किसी नापाक उद्देश्य से आया है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश था। मीना इस नीच व्यक्ति का सामना करने और उसे सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी कि अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। लेकिन जैसे ही वो गिल्ड के प्रवेश कक्ष में पहुंची, उसने एक परिचित व्यक्ति को आराम से खड़े देखा। चार आंखें मिली और थोड़ा शरारती दिखने वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मीना स्तब्ध रह गई और उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से देखती रही। फिर होश में आकर चिल्लाए, अर्जुन। जैसे ही उसने आवाज लगाई, वो फिर से आगे भागी। इस बार उसके चेहरे पर उत्साहित मुस्कान थी, जल्दी से पूछते हुए, तुम आखिरकार वापस आ गए? हाँ, मैं अभी 1 महीने पहले ही वापस आया हूं। मुझे लगा था कि तुम कहीं जंगल में मर गए हो, मीना ने बड़बड़ाते हुए कहा। पिछले कुछ सालों में मैं दुर्गेश द्वारा तुम्हारी खबर पूछने के लिए सोआरिंग हेवन सेक्ट भेजी गई थी, लेकिन कभी कोई खबर नहीं मिली। गिल्ड के अंदर कई वर्षों के बाद अर्जुन को देखकर मीना बहुत खुश हुई। हालांकि जब उसे याद आया कि इस व्यक्ति ने ओल्ड मैन देवन को कितनी चिंता में डाला था, तो उसके मन में थोड़ी रंजिश भी उठी। इस आदमी के लिए वह सोआरिंग हेवन सेक्ट के चक्कर इतनी बार काट चुकी थी कि बीच के पहाड़ भी समतल हो गए लगते थे। इसीलिए मैं तुम सबसे मिलने आया हूं, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। लगता है तुम्हारे पास अभी भी थोड़ी सी शर्म बाकी है, मीना ने फुसफुसाते हुए कहा और उसकी ओर देखा। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। रुको, क्या वो व्यक्ति जिसने चैतन्य से अल्केमी के बारे में पूछा था, वो तुम तो नहीं थे? हाँ, वो मैं ही था, अर्जुन ने सिर हिलाया। मीना ने छाती पर हाथ रखकर राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कि तुम थे, मुझे लगा कि कोई बेकार का व्यभिचारी चैतन्य को देख रहा है और मैं उसे सबक सिखाने वाली थी। अर्जुन हंस पड़ा। लगता है उसे अभ्यास के लिए कुछ सामग्री चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे कुछ दे दिया। यहां कब से यह छोटी लड़की आ गई? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये सुनकर मीना का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने जल्दी से देखा कि कहीं चैतन्य वापस तो नहीं आ रही, फिर धीरे से बताया, ओल्ड मैन देवन और मैंने उसे वापसी के रास्ते में उठाया था। बहुत ही दुखभरी कहानी है। वापसी के रास्ते में उठाया? अर्जुन चौंक गया। हाँ, फ्लोटिंग क्लाउड सिटी से यहां लौटते समय हम एक गांव से गुजरे जहां मॉन्स्टर बीस्ट्स के एक झुंड ने हमला किया था। पूरा गांव तबाह हो चुका था, सिर्फ वही बची थी। हमने उसे मलबे के बीच अकेली रोती हुई पाया और उसे वहां छोड़ने का दिल नहीं हुआ, इसलिए उसे ग्रैंड बोल्डर सिटी ले आए। जब हमने उसे पाया, वो 10 साल से भी छोटी थी। बहुत ही दुबली पतली और बोलने की क्षमता खो चुकी थी। लगता था जैसे उस पर बहुत अत्याचार हुआ हो। कई सालों की देखभाल के बाद ही वह अब इस तरह की चंचल लड़की बन पाई है, जो दिन भर उछल कूद करती रहती है। हाँ, बहुत ही शरारती है। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुमने एक अच्छा बीज उठाया है। हाँ, मीना की आंखों में चमक आ गई। ओल्ड मैन देवन भी चैतन्य की अल्केमी की प्रतिभा देखकर हैरान थे। जब हम उसे लाए थे, उसने अभी तक कल्टीवेशन भी शुरू नहीं किया था, लेकिन अब वो ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 9 स्टेज तक पहुंच चुकी है और उसकी अल्केमी का स्तर हाल ही में मिस्टीरियस ग्रेड लो रैंक तक पहुंच गया है। सच कहूं तो उसकी सीनियर सिस्टर होने के नाते मुझे काफी दबाव महसूस होता है। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो वो छोटी लड़की मुझे जल्दी ही पछाड़ देगी। अर्जुन हंसा, उसमें अभी काफी समय लगेगा। मुझे डर है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, मीना ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। मैं सिर्फ एक स्पिरिट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट हूं, चैतन्य से सिर्फ एक ग्रेड ऊपर। उसकी वृद्धि की गति को देखते हुए वो शायद 10 साल के भीतर ही मुझे पार कर जाएगी। इतना कहकर मीना ने अचानक अर्जुन की ओर उत्सुकता से देखा और पूछा, तुम्हारा क्या तुम स्पिरिट ग्रेड टॉप रैंक से आगे बढ़ पाए हो? कुछ हद तक, अर्जुन ने गाल खुजलाते हुए कहा, मीना को निराश न करने के लिए सच बताने से बचते हुए। ठीक है, तुम्हें इस तरह देखकर लगता है कि तुम अब सेंट पिल्स बना सकते हो। मैं तो बस एक साधारण मनुष्य हूं, मुझे तुम दोनों अजीबोगरीब प्रतिभाओं से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। मीना ने निराशा में बड़बड़ाया, लेकिन अगले ही पल मुस्कुरा दी। खैर, छोड़ो ये सब, मेरे साथ आओ। अगर ओल्ड मैन देवन को पता चलेगा कि तुम वापस आ गए हो, तो निश्चित रूप से वो बहुत खुश होंगे। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया और मीना के पीछे पीछे अल्केमिस्ट गिल्ड के अंदर चल पड़ा। लेकिन वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अर्जुन का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, क्या ओल्ड मैन देवन मेहमानों से मिल रहे हैं? अर्जुन ओल्ड मैन देवन के कमरे के अंदर कई लोगों की उपस्थिति और हल्की हंसी सुन सकता था। उनमें से एक उपस्थिति देवन की थी, जबकि बाकी सभी ट्रांसेंडेंट रियल्म के कल्टीवेटर थे। हाँ, मीना ने जवाब दिया, वे आज ही आए हैं। तो मैं इंतजार कर सकता हूं? नहीं, मीना ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वे मेहमान भी तुम्हें देखना चाहेंगे। अर्जुन क्षण भर के लिए चौंका, लेकिन तुरंत समझ गया, क्या वे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में मिले वे लोग तो नहीं? बिल्कुल सही,
मीना मुस्कुराई जब वे दोनों देवन के कमरे के सामने पहुंचे और अगले ही पल उसने आवाज लगाई, ओल्ड मैन देवन, एक और मेहमान आपसे मिलने आया है। कमरे के अंदर की हंसी और बातचीत अचानक बंद हो गई और देवन ने तुरंत कहा, उसे किसी और दिन आने को कह दो, आज इस बूढ़े को और मेहमान नहीं मिलेंगे। क्या आप इस बारे में सुनिश्चित हैं, ओल्ड मैन देवन? अगर ऐसा है तो मैं उसे विदा कर देती हूं, मीना ने अर्जुन की ओर शरारत भरी नजर से देखते हुए पूछा। अरे ये लड़की, देवन ने लाचारी भरी आह भरते हुए पूछा, कौन है? लगता है कोई बहुत महत्वपूर्ण मेहमान है। मीना के जवाब देने का इंतजार किए बिना अर्जुन ने आवाज लगाई, ओल्ड मैन देवन, यह मैं हूं, अर्जुन। अर्जुन? देवन ने आश्चर्य से पूछा। अगले ही पल तेजी से कदमों की आवाज हुई और दरवाजा खुल गया, जिसके पीछे देवन का उत्सुक चेहरा दिखाई दिया। अर्जुन को देखते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वह चिल्लाए, तुम हो? अर्जुन मुस्कुराया और सिर हिलाया। अंदर आओ, अंदर आओ। देवन ने उत्साहपूर्वक अर्जुन का स्वागत किया। तुम्हारा वापस आना अच्छा हुआ। हाँ, बाहर घूमने के बाद मैं हाल ही में सेक्ट वापस आया था, जहां मैंने सुना कि ओल्ड मैन देवन ने मीना को मेरे बारे में पूछताछ करने के लिए सोअरिंग हेवन सेक्ट कई बार भेजा था। ओल्ड मैन देवन की इतनी चिंता के लिए मैं बहुत आभारी हूं, अर्जुन ने गंभीरता से कहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे अल्केमिस्ट गिल्ड ब्रांच के सदस्य हो। मैं इसका मैनेजर हूं, स्वाभाविक रूप से मुझे तुम्हारी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, देवन ने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, इस बूढ़े ने अभी अभी कुछ पुराने दोस्तों के साथ तुम्हारे बारे में बात की थी। जब वे बात कर रहे थे तभी वे गिल्ड के पिछले हॉल में पहुंच गए। एक विशाल कमरे के अंदर देवन की उम्र और स्वभाव वाले कई व्यक्ति बैठे थे, जिनमें से हर एक ने उत्सुकता से दरवाजे की ओर देखा। लेकिन अर्जुन के दिखाई देते ही उन सभी के चेहरे पर भ्रम के भाव आ गए। अरे देवन, एक बेहद मोटे और असंयत स्वभाव वाले बूढ़े ने आवाज लगाई, कुछ तो गड़बड़ है। ये लड़का पिछली बार वाले छोटे लड़के से बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्या तुमने सोचा कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और याददाश्त खराब हो गई है, इसलिए किसी अनजान लड़के को लाकर मुझे धोखा दे रहे हो? ये बूढ़ा व्यक्ति काफी मोटा था और दीवार से टिककर जमीन पर बैठा हुआ था। कुछ शब्द बोलने भर से ही वो हाँफने लगा। हालांकि उसकी उम्र लगभग सही लगती है और आवाज भी काफी मिलती जुलती है, लेकिन चेहरा बिल्कुल अलग है, एक दूसरे बूढ़े ने कहा, जो अपनी लंबी दाढ़ी सहला रहा था और अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। हे, तुम दोनों मूर्ख हो, क्या तुम्हें याद नहीं कि देवन ने कुछ साल पहले अल्केमी के बदले में एक विशेष आर्टिफैक्ट प्राप्त किया था जो इस सब की व्याख्या कर सकता है? तीसरे व्यक्ति ने सब कुछ समझ लिया और घमंड से कहा, अगर मुझे याद है तो वह आर्टिफैक्ट किसी व्यक्ति का रूप और आभा बदल सकता है। तो यह उस छोटे बदमाश का असली रूप है और जो हमने पहले देखा था वो सिर्फ एक भेष था? चौथे बूढ़े ने पूछा। कनिष्ठ अर्जुन सभी ग्रैंड मास्टर्स को नमस्कार करता है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े। आओ आओ, पहले बैठो, देवन ने गर्मजोशी से इशारा किया। हम सभी आजादी से रहने के आदी हैं, तुम्हें औपचारिकता की जरूरत नहीं है। अर्जुन ने चारों ओर देखा और पाया कि ये ग्रैंड मास्टर्स वास्तव में आराम से बैठे थे। वे मेज के चारों ओर कुर्सियों पर नहीं बल्कि जमीन पर बैठे थे, शायद अपने अत्यधिक मोटे सदस्य को ध्यान में रखते हुए। औपचारिकता न करते हुए अर्जुन देवन के बगल में बैठ गया। चार जोड़ी आंखें अर्जुन पर बड़ी दिलचस्पी से टिक गईं, जिससे वो कुछ हतप्रभ हो गया। अर्जुन को अभी भी याद था कि कैसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में अल्केमी प्रतियोगिता में पहला स्थान जीतने पर उसने इन चार लोगों के यूनिवर्स बैग्जे से कुछ खजाने प्राप्त किए थे। देवन, तुम बहुत ही सतर्क थे, इस छोटे लड़के को वो छद्म आर्टिफैक्ट पहनाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका चित्र होने के बावजूद किसी ने उसे कई सालों तक नहीं ढूंढा, एक बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये बात थी। अगर मैंने सावधानी नहीं बरती होती तो वो मुसीबत में पड़ जाता, देवन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि कुछ सुराग सोअरिंग हेवन सेक्ट की ओर इशारा करते थे, लेकिन चंदन वहां बैठे होने के कारण कोई भी उनके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन ने 1000 ईयर डायमंड फ्लावर की औषधीय तरल को संघनित किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने वाले कई लोग थे, ताकि वे इस कीमती खजाने को छीन सकें। क्या तुम इतने आश्वस्त थे कि वह 1000 ईयर डायमंड फ्लावर की औषधीय तरल प्राप्त करेगा? मैंने बस ये सोचा कि इतने सारे लोगों के सामने अपनी पहचान उजागर न करना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा, देवन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर भी मैं भी हैरान था कि वह 1000 ईयर डायमंड फ्लावर की औषधीय तरल प्राप्त करने में सक्षम हो गया, ये वास्तव में काफी अद्भुत था। इतना कहकर देवन ने अचानक कहा, अच्छा अर्जुन, मैं तुम्हें इनका औपचारिक परिचय देना चाहता हूं। ये शैटर्ड स्टार सिटी अल्केमिस्ट गिल्ड ब्रांच के मैनेजर हैं, रक्तदीप, एक सेंट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट। ग्रैंड मास्टर रक्तदीप को नमस्कार, अर्जुन ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, रक्तदीप ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा। तुम्हें मेरे स्तर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुझ जैसे व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर कहकर बुलाना तुम्हारे लिए परेशानी की बात होगी।
देवन मुस्कुराए और इसका खंडन नहीं किया। फिर अगले ही पल मोटे बूढ़े की ओर इशारा करते हुए बोले, ये लाइटनिंग फ्लैश सिटी अल्केमिस्ट गिल्ड के मैनेजर हैं, दीर्घायु सेन। वे भी एक सेंट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट हैं। हाँ भाई, दीर्घायु सेन को खाने पीने की बहुत शौकीन है, इसलिए उनका शरीर इस तरह का हो गया है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए कि इस तरह की अति न करो। दीर्घायु सेन ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। देवन, तुम इसे समझते ही नहीं। देवन ने इस टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए अगले व्यक्ति की ओर इशारा किया। ये थरी रिवर सिटी के अल्केमिस्ट गिल्ड के मैनेजर हैं, सेंट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट पवनदीप। परिचय के तुरंत बाद पवनदीप ने खुश होकर कहा, छोटे लड़के, क्या तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले मैंने तुम्हें थरी रिवर सिटी आने का निमंत्रण दिया था, लेकिन तुमने मना कर दिया था। क्या तुमने इस बारे में फिर से सोचा है? इतना कहकर उन्होंने तुरंत प्रलोभन दिया, इस बूढ़े के पास कई सुंदर पोतियां हैं जिनसे मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं। असल में अगर तुम उन सभी को चाहो तो भी कोई बात नहीं, बशर्ते तुम मेरे थरी रिवर सिटी के अल्केमिस्ट गिल्ड में आने के लिए तैयार हो जाओ। ग्रैंड मास्टर पवनदीप की चिंता के लिए मैं आभारी हूं, लेकिन इस नौजवान पर ओल्ड मैन देवन का बहुत उपकार है, इसलिए मुझे दुख के साथ ग्रैंड मास्टर पवनदीप की दया को ठुकराना पड़ रहा है। पवनदीप ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, इस बूढ़े की दया को ठुकराने की हिम्मत किसी ने नहीं की, लेकिन तुमने 2 बार ऐसा किया। गंदे बदमाश, तुमने इस बूढ़े का चेहरा ही मिट्टी में मिला दिया है। तुम्हारी मूर्खता का दोष किसे दें? देवन जोर से हंसे। अर्जुन के ऐसे शब्दों ने उन्हें बहुत खुश कर दिया था और वह गर्व से भर गए। पवनदीप के विरोध को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने कमरे के अंतिम व्यक्ति की ओर इशारा किया, और अंत में, यह मून सिटी अल्केमिस्ट गिल्ड के मैनेजर हैं, श्वेतांश। वे भी एक सेंट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट हैं। अर्जुन ने एक बार फिर सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। शीर्ष अल्केमिस्ट और आर्टिफैक्ट रिफाइनर आमतौर पर पुरुष ही होते हैं, क्योंकि अधिकांश महिलाओं का प्राकृतिक शरीर अधिक कोमल और सौम्य होता है, जो अल्केमी और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के लिए आवश्यक उच्च तापमान और अग्नि को संभालने के लिए उपयुक्त नहीं होता। लेकिन ये श्वेतांश एक सेंट ग्रेड लो रैंक अल्केमिस्ट बन गई थी, जो दर्शाता था कि उन्होंने दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत की थी और उनमें अधिक योग्यता थी। अगर वो पुरुष होती तो उनकी उपलब्धियां शायद और भी अधिक होती। देवन के कक्ष के अंदर अर्जुन को छोड़कर वर्तमान में 5 सेंट ग्रेड निम्न स्तरीय अल्केमिस्ट मौजूद थे। यह एक अत्यंत विलक्षण और प्रतिष्ठित समूह था। पूरे तोंगजुआन दुनिया में सेंट ग्रेड निम्न स्तरीय अल्केमिस्ट की संख्या शायद 20 से अधिक नहीं थी, जिनमें से प्रत्येक विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व था। फिर भी इस स्थान पर एक साथ 5 उपस्थित थे। सेंट ग्रेड मध्य स्तरीय अल्केमिस्ट और भी दुर्लभ थे, जिनकी संख्या पूरे विश्व में 3 से 5 से अधिक नहीं थी। जहां तक सेंट ग्रेड उच्च स्तरीय अल्केमिस्ट की बात है, तो वो केवल एक ही था, स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग महान ग्रैंड मास्टर रुद्रेश, जो केवल अपनी पूंछ दिखाते थे, कभी अपना चेहरा नहीं। यांग काई का स्वागत। जैसे ही देवन ने अर्जुन का परिचय दिया, अन्य 4 अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स ने भी अर्जुन की ओर संतुष्ट भाव से देखा। फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की अल्केमी प्रतियोगिता में अर्जुन का शानदार प्रदर्शन उनके दिलों पर छप गया था। इन सभी वृद्ध गुरुओं का मानना था कि समय के साथ इस युवक की उपलब्धियां उन सभी को पीछे छोड़ देंगी और अल्केमी के क्षेत्र में एक नया स्वर्ण युग लाएंगी। मीना बाहर गई और कुछ देर बाद ताजे फल और चाय की ट्रे लेकर वापस आई। उसने मेहमानों को ये सब परोसा और फिर वापस चली गई। उसके पास अभी इन ग्रैंड मास्टर्स के साथ बैठने का अधिकार नहीं था। यहां तक कि उसके गुरु बलवीर भी इस वार्तालाप में भाग लेने के योग्य नहीं थे। देवन ने अर्जुन को इस समूह के बीच बैठने का निमंत्रण दिया, जो इस युवक के प्रति उनके विश्वास और सम्मान को दर्शाता था। ये कई अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स आपस में पुराने मित्र थे, इसलिए उन्होंने औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखा और खुलकर बातचीत की। वे अर्जुन की उपस्थिति को लेकर भी कोई आपत्ति नहीं रखते थे। अर्जुन ने कोई आवाज नहीं निकाली, बस चुपचाप सुनता रहा। वह इन 5 के द्वारा चर्चा किए जा रहे विषयों में काफी रुचि रखता था। रहस्यमयी स्पिरिट अरे। काफी देर तक बातचीत करने के बाद देवन अचानक मुस्कुराए और बोले, आप सभी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ मेरे ग्रैंड बोल्डर सिटी आए हैं। मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ पुराने दिनों की यादें ताजा करने आए हैं, है ना? ये सुनते ही अन्य 4 अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स गंभीर हो गए और सिर हिलाया। बूढ़ी महिला श्वेतांश सबसे पहले बोली, हमें वास्तव में आपसे कुछ चर्चा करनी है। दीर्घायु सेन, आप समझाइए, आप ही थे जिसने इसे सबसे पहले खोजा था। देवन ने अपना ध्यान लाइटनिंग फ्लैश सिटी के अल्केमिस्ट गिल्ड के प्रबंधक दीर्घायु सेन की ओर केंद्रित किया। दीर्घायु सेन का चेहरा भी गंभीर हो गया। उन्होंने अपने यूनिवर्स बैग में कुछ देर तलाश की और फिर एक अधूरी जानवर की खाल निकाली। ये खाल काफी प्राचीन थी और एक रहस्यमय आभा छोड़ रही थी। उन्होंने इसे देवन को देते हुए कहा, आप स्वयं देख लीजिए। देवन ने खाल को लेकर फैलाया। कुछ देर तक देखने के बाद वो उसमें पूरी तरह से खो गए। जितना वे इसे देखते, उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती, मानो उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो।
कुछ देर बाद दीर्घायु सेन ने समझाना शुरू किया, ये स्पिरिट अरे एक मेरे शिष्य ने प्राप्त किया था और मुझे सौंप दिया। मैंने इसे समझने में 1 साल से अधिक समय लगाया, लेकिन इसके रहस्यों को नहीं सुलझा पाया। इसलिए मैं इसे भाई पवनदीप के पास ले गया। पवनदीप ने कड़वी मुस्कान के साथ जारी रखा, लेकिन मैं भी असहाय था। इसलिए हम दोनों भाई रक्तदीप और बहन श्वेतांश के पास गए। हम सब मिलकर भी इसे नहीं समझ पाए, लेकिन हमें पता था कि भाई देवन सेंट ग्रेड मध्य स्तरीय अल्केमिस्ट बनने की कगार पर हैं। इसलिए हम सभी ग्रैंड बोल्डर सिटी आए ताकि आप इसे आजमा सके, श्वेतांश ने आगे कहा। हाँ, देवन ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे पता चलता था कि वे समझ गए हैं। लेकिन खाल पर बने स्पिरिट अरे को काफी देर तक गहराई से देखने के बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे डर है कि मैं आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाऊंगा। ये स्पिरिट अरे बहुत जटिल और पेचीदा है। ये हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्पिरिट अरे से अलग लगता है और अधिक प्राचीन प्रतीत होता है। इसके अलावा यह अधूरा है। ये देवन भी इसे समझने में असमर्थ है। उनकी बात सुनकर अन्य 4 निराश नहीं हुए। वे यहां सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए थे और उम्मीद नहीं कर रहे थे कि देवन आसानी से इस स्पिरिट अरे के रहस्यों को उजागर कर देंगे। लेकिन तभी देवन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि यह बूढ़ा इसे नहीं समझ सकता, लेकिन इस दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा है जो निश्चित रूप से इस स्पिरिट अरे के रहस्यों को समझा सकता है। कौन? चारों ने एक साथ पूछा। स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग। दीर्घायु सेन ने आंखें घुमाई। ग्रैंड मास्टर का ठिकाना अज्ञात है। वो तो केवल अपनी पूंछ दिखाते हैं, चेहरा नहीं। हम उन्हें ढूंढने की शुरुआत भी कैसे करें? जब मैंने पहली बार अल्केमी सीखना शुरू किया था, तब से ही ग्रैंड मास्टर विश्व प्रसिद्ध थे। आज भी, जबकि मैं एक सेंट ग्रेड निम्न स्तरीय अल्केमिस्ट बन चुका हूं, मैंने कभी उनका वास्तविक रूप नहीं देखा। यह एक ऐसा पछतावा है जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। वर्तमान में उपस्थित 5 अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स में से संभवतः केवल देवन को ही स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हालांकि देवन ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार वे उस उम्र को पार कर चुके थे जहां उन्हें अपनी प्रशंसा करवाने की आवश्यकता थी। जानबूझकर या अनजाने में अर्जुन की ओर देखते हुए देवन ने कहा, शायद स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग के अलावा एक और व्यक्ति है जो इसे समझ सकता है। देवन, रहस्य बनाना बंद करो। अगर कोई विचार है तो बस कह दो। पवनदीप ने अधीरता से कहा। हाँ हाँ, देवन हंसे। अर्जुन ने देवन की नजर को नजरअंदाज नहीं किया और समझ गया कि वे अभी भी मानते हैं कि उनके पीछे एक शक्तिशाली अल्केमी ग्रैंड मास्टर है, जो संभवतः स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग के बराबर है। यही कारण था कि देवन ने उनकी ओर सूक्ष्म नजर डाली थी। मजबूरन अर्जुन ने आह भरी और कहा, बूढ़े देवन, क्या मैं इसे देख सकता हूं? देवन खुशी से मुस्कुराए और तुरंत खाल अर्जुन को सौंप दी। दीर्घायु सेन अचानक चिंतित हो गए। अर्जुन लड़के, उस खाल को संभाल कर रखना। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं तुम्हें मुआवजे के लिए लाइटनिंग फ्लैश सिटी खींच कर ले जाऊंगा। चिंता मत करो, देवन शांतिपूर्वक हंसे। यहां उपस्थित 5 अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स में से केवल देवन ही अर्जुन पर ध्यान दे रहे थे, जबकि अन्य खाल पर बने स्पिरिट अरे के बारे में चर्चा कर रहे थे। इनमें से प्रत्येक ने इस रहस्यमय स्पिरिट अरे का अध्ययन करने में काफी समय बिताया था और स्वाभाविक रूप से इसके बारे में उनकी अपनी अंतर्दृष्टि और राय थी। अब जब वे एक साथ थे तो उन्होंने सोचा कि वे जो जानते हैं उसे मिलाकर शायद स्पिरिट अरे आरेख को समझने और पूरा करने का कोई तरीका खोज लेंगे। अर्जुन ने स्पिरिट अरे आरेख को देखा और कुछ देर बाद उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। खाल पर चित्रित स्पिरिट अरे वास्तव में काफी जटिल था और वास्तव में कई सरल अरे से मिलकर बना एक मिश्रित अरे लगता था, जिसके कारण ये कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गया था। हालांकि जब स्पिरिट अरे आरेख को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया तो अर्जुन ने महसूस किया कि उनके व्यक्तिगत घटक ट्रू अल्केमिक वे में दर्ज लोगों से मिलते जुलते थे, केवल मामूली अंतरों के साथ। अल्केमी लगातार विकसित हो रही थी और इसे करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्पिरिट अरे दुनिया भर के कई अलग अलग अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स द्वारा स्वतंत्र रूप से शोधित और विकसित किए गए थे। समय के साथ स्पिरिट अरे में परिवर्तन और विकास होना आम बात थी। कभी कभी एक युग से दूसरे युग में पूरी तरह से बदल जाते थे। अर्जुन की वर्तमान दृष्टि के साथ इस स्पिरिट अरे आरेख में दोषों और कमियों को पहचानना काफी आसान था। हालांकि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले स्पिरिट अरे की तुलना में इस स्पिरिट अरे आरेख में निहित ज्ञान विशाल था और एक बार इसे समझ लेने के बाद यह अल्केमी के क्षेत्र में महान विकास ला सकता था। देवन स्पष्ट रूप से उनसे बोलने की उम्मीद कर रहे थे और अर्जुन के पास मना करने का कोई कारण नहीं था। इस टूटे हुए स्पिरिट अरे की प्रकृति को समझते हुए अर्जुन ने इसे ट्रू अल्केमिक वे से प्राप्त लोगों के साथ तुलना करना शुरू किया और लापता खंडों को बाहर निकाला। लंबे समय के बाद अर्जुन ने स्पिरिट अरे का एक मोटा पैच पूरा कर लिया था। अन्य अल्केमी ग्रैंड मास्टर्स इस समय चुप थे। जाहिरा तौर पर उनके प्रयासों में एक गतिरोध आ गया था। देवन, जो हमेशा अर्जुन के चेहरे के भावों में परिवर्तन पर ध्यान दे रहे थे, अभी भी काफी उत्साहित थे, लेकिन अन्य 4 कुछ हतोत्साहित थे क्योंकि उन सभी के साथ मिलकर भी वे स्पिरिट अरे को पूरा करने में विफल रहे थे,
जिससे उन सभी को काफी निराशा हुई। क्या तुम इसे समझ गए? देवन ने अचानक पूछा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, हाँ। अन्य 4 ग्रैंड मास्टर्स अचानक आश्चर्य से ऊपर देखने लगे और रक्तदीप ने पुकारा, तुमने इसे समझ लिया? पवनदीप चिल्लाए, युवक, बेजिम्मेवार बातें मत करो। हम बूढ़े लोग भी इस चीज को समझने में असहाय थे। तुम इसे इतनी आसानी से कैसे समझ सकते हो? चाहे वह बेकार की डींग हाँक रहा हो या नहीं, हम जल्दी देख लेंगे। देवन मुस्कुराए। अर्जुन ने भी अपना संयम बनाए रखा। ब्लैक बुक स्पेस से कुछ अच्छे जैड के टुकड़े निकाले और उन्हें एक एक करके अपनी हथेली में पकड़कर अपनी डिवाइन सेंस का उपयोग करके उन पर कुछ निशान अंकित किए। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने जैड के टुकड़े देवन को सौंप दिए और समझाया, इसे विघटित करने के बाद इस स्पिरिट अरे को इन व्यक्तिगत अरे में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन इनमें से प्रत्येक का उपयोग किस लिए किया जाता है, ये जानने के लिए आपको वास्तव में अल्केमी के लिए उनका उपयोग करके सत्यापित करना होगा। मुझे आशा है कि यह कई ग्रैंड मास्टर्स के लिए सहायक होगा। देवन ने गंभीरता से सिर हिलाया और जैड के टुकड़े स्वीकार किए, एक को अपने पास रखा और शेष टुकड़े अन्य 4 को वितरित कर दिए। इस वृद्ध और युवा जोड़ी को इतने गंभीर भाव देखकर अन्य ग्रैंड मास्टर्स ने कोई टिप्पणी नहीं की और इसके बजाय जैड के टुकड़ों में अंकित आरेखों की जांच करने लगे। कुछ देर बाद सभी के चेहरे के भाव बदल गए और कुछ जटिल हो गए। जैड के टुकड़े 5 ग्रैंड मास्टर्स के बीच घूमते रहे क्योंकि वे उनमें से प्रत्येक में स्पिरिट अरे आरेखों की जांच करते हुए बुदबुदाए, क्या ये वास्तव में हल हो गया? जब जैड के टुकड़ों में बिखरे हुए स्पिरिट अरे आरेखों को एक साथ रखा गया तो वे वास्तव में खाल पर चित्रित बड़े अरे का निर्माण करते थे। न केवल इतना, बल्कि अरे वास्तव में पूरा था और इसमें कुछ सरलतापूर्ण वृद्धि भी थी। एक समस्या जिसने कई सैंड ग्रेड अल्केमिस्ट को 1 साल से अधिक समय तक परेशान किया था, का इतनी सरलता से हल हो जाना उन सभी के लिए स्वीकार करना कुछ मुश्किल था। युवक, तुम इसे कैसे समझते हो? ये सभी लंबे समय से खोए हुए प्राचीन स्पिरिट अरे आरेख होने चाहिए। तुम्हारी उम्र में तुम्हें इन्हें सीखने का अवसर नहीं मिला होगा, पवनदीप ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने एक क्षण के लिए संकोच किया और फिर कहा, मैं आपसे सच कहूंगा, मुझे बूढ़े रुद्रेश से मार्गदर्शन मिला और मैंने उनके अधीन कुछ समय तक अध्ययन भी किया। बूढ़े रुद्रेश? स्वर्ग के रखवाले बुजुर्ग? श्वेतांश ने आश्चर्य से पूछा। सच में? तुम ग्रैंड मास्टर रुद्रेश से मिले हो? तुमने उन्हें कहाँ देखा? वे कैसे दिखते हैं? बूढ़े रुद्रेश का जिक्र आते ही ये उदासीन और शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर्स उत्साहित बच्चों में बदल गए, प्रत्येक उत्साहित होकर पुकार रहा था। अर्जुन ने देवन की ओर एक नजर डाली, जो जल्दी से खांसकर बुदबुदाए, दरअसल मैं भी उनसे मिला था। देवन, बेकार की डींग मत हाँको। पवनदीप ने स्पष्ट रूप से उन पर विश्वास नहीं किया, उन्हें चिढ़ाते हुए मुस्कुराए। ये सच है, देवन ने जोर देकर कहा, ये फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में हुआ था। बूढ़े रुद्रेश वहां थे लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। क्या कई ग्रैंड मास्टर्स को उस अन्य युवा अल्केमिस्ट की याद है जो अल्केमी प्रतियोगिता सम्मेलन में था, वो जो अंत तक मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था? अर्जुन ने पूछा। स्वाभाविक रूप से याद है, रक्तदीप ने सिर हिलाया। अगर मुझे सही से याद है तो उसे सिटी लॉर्ड मैंशन के कई मास्टर्स द्वारा घुमाया जा रहा था। लेकिन बूढ़े रुद्रेश से इसका क्या लेना देना है? वह बूढ़े रुद्रेश का विरासत शिष्य है। क्या? विरासत शिष्य? अब समझ आया कि इतनी कम उम्र में अल्केमी में उसकी इतनी उपलब्धियां कैसे थीं। ये बूढ़ा हमेशा सोचता रहता था कि किस शक्तिशाली गुरु ने ऐसी प्रतिभा को विकसित किया होगा। उस छोटे लड़के का भाग्य वास्तव में ईर्ष्या योग्य है। वास्तव में बूढ़े रुद्रेश का पक्ष प्राप्त करना, उसके भविष्य की संभावनाएं निश्चित रूप से असीमित होंगी। वे सभी दीप्तानंद के भाग्य से ईर्ष्या नहीं कर पा रहे थे। उन घटनाओं के बाद मैंने बूढ़े रुद्रेश के अधीन कुछ समय तक अध्ययन किया। हाँ, ये स्पिरिट अरे आरेख बूढ़े रुद्रेश से सीखे गए थे, इसीलिए मैं उन्हें समझ पाया, अर्जुन ने समझाया। अच्छा, ऐसा है। पवनदीप ने अपनी ठोड़ी को सहलाया, जैसे कि अर्जुन की बात पर विश्वास कर रहे हों। यहां तक कि देवन भी हल्के से सिर हिला रहे थे, उनके चेहरे पर कोई संदेह नहीं था। हालांकि जब उन चारों ने सोचा कि वे वास्तव में बूढ़े रुद्रेश के इतने करीब थे फिर भी उन्हें उनका अभिवादन करने का अवसर भी नहीं मिला, तो वे अचानक नाराज और देवन के भाग्य से ईर्ष्या करने लगे। आत्मा सरणियों में ज्ञान का अथाह भंडार छिपा था। हालांकि अभी तक कोई भी उनके वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह समझ नहीं पाया था, परंतु ये समस्या केवल समय और अध्ययन की मांग करती थी। इन आत्मा सरणियों के रहस्यों को उजागर करने के बाद एकत्रित हुए महागुरु अत्यंत प्रसन्न थे। देवन की आंखों में चमक आ गई और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान उभर आई। पुराने दोस्तों, इस आत्मा सरणी आरेख के रहस्यों को समझ पाना पूरी तरह से अर्जुन की क्षमता के कारण संभव हुआ। यदि वह न होता तो शायद हम सभी इसके रहस्य जाने बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। अब जबकि हम सभी को इतना लाभ मिला है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कृतज्ञता दिखाने के लिए कुछ उपहार देना उचित होगा? पुराने देवन, तुम क्या कहना चाहते हो? पवनदीप ने भुएं चढ़ाते हुए पूछा। दीर्घायु सेन ने तो तुरंत ही अपना ब्रह्मांड थैला पकड़ लिया और सतर्कता से देवन को देखने लगा।
पिछली बार जब ये चारों फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में मिले थे तो देवन के साथ जुए में उलझ गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी हार हुई और अर्जुन ने उनके ब्रह्मांड थैले लूट लिए थे। अब देवन की चालाक भरी बातें सुनकर वे सभी सतर्क हो गए। देवन ने उनकी प्रतिक्रिया को अनदेखा करते हुए अर्जुन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पुराने दोस्त हमेशा उदार रहे हैं और तुमने उनकी एक बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। मुझे लगता है कि उन्हें तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहिए। हाँ, क्या तुम नहीं सोचते? संकोच मत करो, उनकी दया स्वीकार कर लो। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद अन्य चारों के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। हर कोई देवन को एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। काव्या ने थोड़ी देर बाद एक लंबी सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वरिष्ठ भाई देवन की बात में कुछ तो दम है। हम सभी ने इस यात्रा से बहुत लाभ उठाया है, युवा अर्जुन को कुछ उपहार देना उचित ही होगा। हम सभी को अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना चाहिए। एक कनिष्ठ से इतना लाभ लेने के बाद हमें वास्तव में उसका आभार व्यक्त करना चाहिए। काव्या के इस विचार को सामने रखने के बाद अन्य तीन के पास कहने को कुछ नहीं बचा। पवनदीप ने दांत पीसते हुए अर्जुन की ओर देखा, मानो कोई बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार हो रहा हो, और बोला, तुम क्या चाहते हो? बताओ और हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यद्यपि पवनदीप ने दृढ़ता से कहा, परंतु जब अर्जुन की नजर उसके ब्रह्मांड थैले पर पड़ी तो वो सहम गया। दीर्घायु सेन और रक्तदीप का भी दिल धड़कने लगा। उन्हें डर था कि अर्जुन फिर से उनके ब्रह्मांड थैले लूट लेगा। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि कई महागुरु तैयार हैं तो मैं संकोच नहीं करूंगा। लेकिन इस बार मैं आपके ब्रह्मांड थैलों में रखी कोई भी वस्तु नहीं चाहता। तीनों वरिष्ठ आल्कमी महागुरुओं ने यह सुनकर राहत की सांस ली और अर्जुन की ओर मित्रतापूर्ण नजरों से देखने लगे, मन ही मन उसकी विवेकशीलता की प्रशंसा करते हुए। तो फिर तुम क्या चाहते हो? देवन आश्चर्यचकित होकर बोला, मेरे पुराने दोस्तों के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। यदि तुम इस अवसर को गंवा दोगे तो शायद ये जल्दी नहीं मिलेगा। देवन, चुप रहो, युवक को अपनी बात कहने दो। दीर्घायु सेन ने कड़वाहट भरी नजर से देवन की ओर देखा। अच्छा अच्छा, मैं कुछ नहीं कहूंगा। देवन ने नाटकीय ढंग से हाथ खड़े कर दिए। अर्जुन ने कुछ पल सोचने के बाद पूछा, सभी महागुरु संत स्तर के निम्न श्रेणी के आल्केमिस्ट हैं। क्या इस आत्मा सरणी को सुझाने के बदले में आप मेरे लिए एक संत स्तरीय गोली बना सकते हैं? संत स्तरीय गोली बनाना? दीर्घायु सेन का मुंह थोड़ा टेढ़ा हो गया। हाँ, एक संत स्तरीय गोली। अर्जुन ने गंभीरता से सिर हिलाया। संत स्तरीय गोलियां इतनी आसानी से नहीं बनाई जा सकती, पवनदीप ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। हालांकि वे सभी संत स्तर के आल्केमिस्ट थे, परंतु संत स्तरीय गोलियां बनाना उनके लिए भी आसान नहीं था और इसमें असफलता का बहुत बड़ा जोखिम था। इसके अलावा संत स्तरीय गोली बनाना बहुत श्रमसाध्य कार्य था। यही कारण था कि इस दुनिया में हर संत स्तरीय गोली अमूल्य थी। क्यों नहीं? देवन अचानक बोल पड़ा, अपने पुराने दोस्तों को देखते हुए, हम सभी ने कितने वर्षों से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की है? क्यों न इस अवसर का उपयोग करके हम एक दूसरे के साथ अपने कौशल की तुलना करें? हम अर्जुन और बलवीर को निर्णायक बना सकते हैं ताकि वे देख सके कि हम में से कौन संत स्तरीय गोलियां बनाने में सर्वश्रेष्ठ है। देवन, क्या तुम सोचते हो कि तुम संत स्तर के मध्य श्रेणी के आल्केमिस्ट बनने वाले हो, इसलिए अब हमें तुम्हारी आंखों में कोई महत्व नहीं रह गया है? पवनदीप ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। नहीं नहीं, बस यह एक दुर्लभ अवसर है और अब जब यह मुद्दा उठा है तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है। अच्छा, मैं वरिष्ठ भाई देवन के प्रस्ताव से सहमत हूं। वास्तव में हमने बहुत समय से एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं की है। काव्या ने भी रुचि दिखाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रक्तदीप ने कंधे उचकाए। हाँ ठीक है, लगता है इस बूढ़े को भी तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। दीर्घायु सेन ने गुर्राते हुए कहा, उसका मोटा शरीर कांप उठा। अच्छा, सभी लोग मेरे साथ आओ। देवन हंसा, बहुत खुश दिखते हुए, और बाहर चलने लगा, दूसरों को इशारा करते हुए कि वे उसके साथ चलें। अर्जुन का इन पांचों से संत स्तरीय गोलियां बनाने का अनुरोध करने का उद्देश्य केवल गोलियां प्राप्त करना नहीं था। वर्तमान में यदि उसे कोई संत स्तरीय गोली चाहिए होती तो वो स्वयं ही बना सकता था। हालांकि यह कार्य आसान नहीं था और जड़ी बूटियां प्राप्त करना भी कठिन था, परंतु अर्जुन के ब्लैक बुक स्पेस में अथाह संपत्ति भरी हुई थी, इसलिए कुछ संत स्तरीय गोलियां उसकी नज़र में कोई विशेष मूल्य नहीं रखती थी। अर्जुन की रुचि इन आल्कमी महागुरुओं की अंतर्दृष्टि और उनकी आल्कमी प्रक्रिया को देखने में थी, ताकि वो उनसे सीख सके। महागुरु भी इस बात से अवगत थे, परंतु उन्होंने मना नहीं किया, न केवल सहमति व्यक्त की बल्कि मन ही मन निर्णय लिया कि वे युवा आल्केमिस्ट को अपने सर्वोत्तम आल्कमी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आल्केमिस्ट गिल्ड की गोली कक्ष के अंदर महागुरुओं ने अपने अपने आरामदायक स्थान ढूंढे, बैठ गए और अपने अपने गोली भट्ठे तथा संबंधित जड़ी बूटियां निकाली। इन जड़ी बूटियों में से प्रत्येक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी और स्पष्ट रूप से संत स्तरीय सामग्री थी। गोली कक्ष के अंदर अर्जुन, बलवीर और रुचिका भी मौजूद थे।
यह एक अद्भुत और दुर्लभ अवसर था, इसलिए देवन ने बलवीर और रुचिका को भी बुला लिया था। जहां तक छोटी लड़की चैतन्या की बात थी, वह अभी बहुत छोटी और अनुभवहीन थी, इसलिए भले ही उसे देखने दिया जाता, वो कुछ सीख नहीं पाती। रुचिका इतनी उत्साहित थी कि उसके गाल लाल हो गए थे। वो अर्जुन के बगल में बैठी हुई उत्सुकता से पूछने लगी, महागुरुओं ने अचानक आल्कमी प्रतियोगिता करने का निर्णय क्यों लिया, और वह भी संत स्तरीय गोलियां बनाने की? हाँ, मैंने बहुत समय से पुराने देवन को आल्कमी करते नहीं देखा है, खासकर अन्य 4 महागुरुओं को तो बिल्कुल नहीं। ये वास्तव में एक ऐसा बड़ा आयोजन है जो दशकों में एक बार देखने को मिलता है। बलवीर भी बहुत उत्साहित था। अपनी चमकती आंखों से सामने के दृश्य को देखते हुए गंभीरता से बोला, रुचिका, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना चाहिए, पलक झपकाए बिना। ये तुम्हारे भविष्य के विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। हाँ, मैं समझ गई, गुरुजी, रुचिका ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या सभी तैयार हैं? देवन ने मुस्कुराते हुए चारों ओर देखा और पूछा। सभी ने हल्के से सिर हिलाया, संकेत दिया कि वे अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। अच्छा, क्यों न हम सबसे पहले ये बताएं कि हम किस प्रकार की गोली बनाने जा रहे हैं? देवन ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया। ये बूढ़ा ठंडी बर्फ सौभाग्य गोली बनाने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए एक सहायक अभ्यास गोली है जो बर्फ गुणधर्म वाले गूढ़ कलाओं और मार्शल कौशल का अभ्यास करते हैं। इसे लेने के बाद ये शरीर के अंदर ठंडी ऊर्जा का दबाव बनाती है, जो सच्ची ऊर्जा को शुद्ध और परिष्कृत करने में मदद करती है। इसके लिए आवश्यक सामग्री हैं गहरी बर्फ जेड क्रिस्टल फूल, रंगहीन खनिज सार, नीला रक्त घास, 7वें क्रम के बर्फ जेड अजगर का राक्षस कोर। देवन ने स्पष्ट आवाज में बोलते हुए उपस्थित तीनों को समझाया कि वह किन सामग्रियों का उपयोग करेगा, जिससे हर एक के चेहरे पर विचारशील भाव उभर आया। आल्कमी करते समय हर आल्केमिस्ट की अपनी अनूठी आदतें और तरीके होते हैं। यहां तक कि जड़ी बूटियों का चयन और उनके उपयोग का क्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और अध्ययन के योग्य होता है, खासकर ये देखने के लिए कि ये सामग्रियां कैसे संयुक्त होती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं। देवन स्पष्ट रूप से चाहता था कि अर्जुन और अन्य इन बातों को सीखें, इसलिए उसने इतने विस्तार से समझाने का कष्ट उठाया। उसके समाप्त करने के बाद काव्या मुस्कुराई और बोली, ये बूढ़ी मृत्यु टालने वाली गोली बनाने जा रही है, जिसका प्रभाव आत्मा की रक्षा करना है। यदि किसी की आत्मा को गंभीर या घातक चोट लगती है, तो इस गोली को लेने से उसे एक निश्चित उपचार प्राप्त होगा। इसके लिए आवश्यक सामग्री हैं असुर हड्डी, आत्माहीन भूत चेहरा फूल, ठोस आत्मा चट्टान बांस, 100 संकट जमा हुआ जैड अमृत। एक के बाद एक महागुरुओं ने उन संत स्तरीय गोलियों के नाम, उपयोग और कीमती सामग्रियों के बारे में बताया जो वे बनाने जा रहे थे। रुचिका और बलवीर दोनों ही इन व्याख्याओं को सुनकर अवाक रह गए। इतनी दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियों को एकत्र कर पाना ही अपने आप में एक अद्भुत दृश्य था। इससे उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गईं और उन्हें लगा कि उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। सभी के समाप्त करने के बाद पांचों महागुरुओं ने एक दूसरे को देखा और देवन ने घोषणा की, अच्छा तो चलो शुरू करते हैं। अन्य चारों ने सिर हिलाया। अगले ही पल पांचों महागुरुओं से शुद्ध सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी और गोली कक्ष का तापमान तेजी से बढ़ गया। अर्जुन ने पांचों महागुरुओं को गहनता से देखा, यह अवलोकन करते हुए कि वे अपनी सच्ची ऊर्जा को कैसे नियंत्रित कर रहे थे और उन्होंने अपने गोली भट्ठों पर कौन सी आत्मा सरणियां उकेरी थी। जैसे ही महागुरुओं ने अपनी अपनी आत्मा सरणियां उकेरी, उन्होंने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी और कुछ विशेष हरकतों पर जोर दिया ताकि अर्जुन और अन्य उन्हें स्पष्ट रूप से देख सके, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सच्ची ऊर्जा से बने निशान स्पष्ट दिखाई दे। अर्जुन, बलवीर और रुचिका सभी इस प्रदर्शन के दौरान प्रत्येक आत्मा सरणी के बारे में बहुत कुछ सीख पाए। एक के बाद एक जड़ी बूटियां उठाकर अपने गोली भट्ठों में डालते हुए पांचों महागुरु तेजी से और सहजता से आगे बढ़े। शीघ्र ही प्रत्येक से औषधीय तरल निकालकर उन्हें अलग कर दिया और अगली पर आगे बढ़ गए। रुचिका इस प्रक्रिया को देखकर आश्चर्य से हक्की बक्की रह गई और अगले ही पल अपना मुंह ढक लिया, डरते हुए कि कहीं वो महागुरुओं को विचलित न कर दे। अर्जुन भी इस प्रदर्शन से चकित था। हालांकि उसका वर्तमान आल्कमी स्तर उसके सामने बैठे महागुरुओं के बराबर था, परंतु फिर भी उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ था, विशेष रूप से उनकी बारीक आल्कमी तकनीकों के संबंध में, जैसे कि वे अपने औषधीय तरलों को संसाधित करने में कितना विस्तार देते थे। इन बारीकियों को समझने से अर्जुन के अपने आल्कमी कौशल में बहुत सुधार होगा। प्रत्येक महागुरु के हाथ तेजी से और सहजता से चल रहे थे, एक कलात्मक प्रदर्शन की तरह दिखाई दे रहे थे जिसमें उनकी आल्कमी अंतर्दृष्टि का सार समाहित था। अर्जुन और अधिक तल्लीन होता गया, उसकी पूरी चेतना धीरे धीरे इस दृश्य में डूब गई, एक ही समय में अवलोकन करते हुए और स्वयं सोचते हुए कि इन महागुरुओं की तुलना में वह विभिन्न मोड़ों पर क्या अलग करता, चुपचाप उन बातों को नोट करते हुए जहां वह अपनी समझ या तकनीक को कमतर पाता। जल्द ही अर्जुन अपने आसपास की हर चीज को भूल गया, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व आल्कमी की दुनिया में डूब गया, स्वयं को बाहर निकालने में असमर्थ। रुचिका और बलवीर के साथ भी यही सच था, दोनों ही समय के बीतने को भूल गए जब वे देख रहे थे।
गोली कक्ष की भीषण गर्मी के बीच धधकती हुई सच्ची ऊर्जा घूम रही थी, जबकि प्रत्येक गोली भट्ठे पर उकेरी गई आत्मा सरणियां मिटाई और फिर से बनाई जा रही थी। एक उत्कृष्ट आल्केमिस्ट आल्केमी के दौरान केवल एक ही आत्मा सरणी का उपयोग नहीं करता, बल्कि अपनी लौ की तीव्रता और तापमान को ध्यान से देखता है ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए आत्मा सरणियों को बदल सके। इस विशेष बिंदु से अर्जुन को बहुत प्रेरणा मिली। जब वह आल्केमी करता था तो आमतौर पर केवल एक ही आत्मा सरणी का उपयोग करता था, लेकिन अब उसे लगा कि विभिन्न समयों पर कई आत्मा सरणियों का उपयोग करने से वह बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। गोली भट्ठों से अब और रिसने वाली औषधीय सुगंध ने गोली कक्ष को एक स्वप्निल धुंध से भर दिया। महागुरुओं के चेहरे भी अत्यंत गंभीर हो गए जब आल्केमी प्रक्रिया के अंतिम क्षण निकट आए। उनमें से कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं दिखा रहा था, क्योंकि इससे उनके पिछले सभी प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। 4 घंटे बीतने के बाद देवन के सामने रखी हुई दवा की भट्ठी अचानक फुफकारने लगी और हिलने लगी, मानो उसके अंदर कोई जीवित वस्तु हो जो बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रही हो। देवन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने भट्ठी को कई बार थपथपाया और अंतिम चरणों को पूरा करने के लिए अपनी सच्ची ची, ट्रू ची, को उसमें डाला। कुछ क्षण बाद उसने हल्के से भट्ठी पर एक बार टैप किया और एक हिम सफेद नाखून के आकार की गोली बाहर निकलकर उड़ी। देवन की आंखों में चमक आ गई। उसने तेजी से एक उच्च गुणवत्ता वाला जेड का बोतल निकाला, गोली को पकड़ा और उसे बोतल में बंद कर दिया। इसके साथ ही पूरे दवा कक्ष में गोली की गहरी सुगंध फैल गई। सेंट ग्रेड की एक गोली को सफलतापूर्वक बनाने के बाद देवन ने खुद को संतुष्टि से सिर हिलाया। रुचिका और बलवीर भी इस दृश्य को देखकर उत्साहित हो उठे। पांचों सेंट ग्रेड लो रैंक के औषधि विशेषज्ञों ने एक साथ अपनी अपनी गोलियां बनाना शुरू किया था, लेकिन बूढ़े देवन सबसे पहले समाप्त हुए। इससे स्पष्ट था कि औषधि विज्ञान में उनकी उपलब्धियां अन्य चारों से ऊपर थी। हालांकि किसी ने भी आवाज नहीं निकाली। सभी चुपचाप देखते रहे, अन्य 4 ग्रैंड मास्टर्स के काम पूरा होने का इंतजार करते हुए। देवन के तुरंत बाद काव्या थी, जिन्होंने केवल एक अगरबत्ती के समय के बाद ही अपनी सेंट ग्रेड लो रैंक की गोली को भट्ठी से निकाला और अपने जेड बोतल में संग्रहित किया। आधे घंटे बाद दीर्घायु सेन, पवनदीप और रक्तदीप ने भी अपनी गोलियां बना ली। एक साथ 5 सेंट ग्रेड गोलियों के बनने से पूरा दवा कक्ष एक समृद्ध सुगंध से भर गया, जो मन और आत्मा को ताज़ा करने वाली थी। पांचों ग्रैंड मास्टर्स थोड़े थके हुए दिख रहे थे, विशेषकर दीर्घायु सेन, जिनका विशाल शरीर पसीने से तर था। उनकी अतिरिक्त चर्बी कांप रही थी और वे भारी सांस लेते हुए अपने माथे को बार बार आस्तीन से पोंछ रहे थे। चारों ओर नजर घुमाकर पांचों ग्रैंड मास्टर्स ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराया, लेकिन कोई भी अपनी बनाई गोलियों की तुलना करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उनमें से हर एक ने एक सच्ची ची को पुनर्स्थापित करने वाली गोली निकाली और ध्यानमग्न होकर बैठ गए ताकि वे अपनी शक्ति वापस पा सकें। सेंट ग्रेड गोलियां बनाने में उनकी सच्ची ची और आध्यात्मिक ऊर्जा का भारी मात्रा में उपयोग हुआ था। अब जाकर रुचिका और बलवीर ने राहत की सांस ली। उन्होंने जो कुछ भी देखा था उस पर विचार करते हुए दोनों को लगा कि उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है और वे अपनी नई प्राप्त जानकारियों को सत्यापित करने के लिए तुरंत कुछ गोलियां बनाने के लिए उत्सुक थे। अर्जुन, आपके विचार में इन 5 ग्रैंड मास्टर्स में से कौन सबसे अधिक प्रभावशाली है? रुचिका ने सामने की ओर ध्यान से देखते हुए पूछा। हालांकि उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। इस मौन से आश्चर्यचकित होकर वह तुरंत अर्जुन की ओर मुड़ी, केवल ये देखने के लिए कि वह एक चिंतनशील अभिव्यक्ति के साथ बैठा था, मानो वह इतना गहरे विचारों में खोया हुआ था कि उसने उसका प्रश्न सुना ही नहीं। ऐसा लगता है कि उसे बहुत कुछ मिला है। बलवीर मुस्कुराए, उसे परेशान मत करो, उसने शायद हमसे भी अधिक सीखा है। अर्जुन स्पष्ट रूप से गहन ज्ञान की स्थिति में था। अगर उसे भारी मात्रा में ज्ञान नहीं मिला होता तो ऐसी स्थिति में पहुंचना असंभव होता। बलवीर को थोड़ी ईर्ष्या हो रही थी। हाँ, रुचिका ने जल्दी से सिर हिलाया और एक बार फिर अपनी सांस को शांत किया, पांचों ग्रैंडमास्टर्स के ठीक होने का इंतजार करते हुए। हालांकि कुछ देर बाद रुचिका ने अपनी आंख के कोने से हलचल देखी और एक बार फिर अर्जुन की ओर मुड़ी। उत्सुकता से देखते हुए रुचिका ने आश्चर्यचकित होकर एक हल्की सी चीख निकाली। उसने पाया कि अर्जुन ने किसी समय अपनी दवा की भट्ठी और कुछ सेंट ग्रेड की जड़ी बूटियां निकाल ली थी, उन्हें अपने सामने रखा था और अब अपनी भट्ठी में एक आध्यात्मिक सरणी, स्पिरिट अरे, बनाने में व्यस्त था। इसी समय पांचों ग्रैंडमास्टर्स ने अंततः अपनी शक्ति वापस पा ली और अपने ध्यान से जाग गए। रक्तदीप ने जोर से हंसते हुए कहा, हमारी सेंट ग्रेड गोलियां बन चुकी हैं, अब हमारे न्यायाधीशों को ये देखने दो कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अच्छा, दीर्घायु सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आशा है कि आप सभी की औषधि कला में कोई गिरावट नहीं आई है। तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। देवन ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, पिछले कुछ वर्षों में तुमने अपने लिए बहुत सारे भोजनालयों का आनंद लिया है। दीर्घायु सेन ने देवन की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरी औषधि कला में कोई कमी नहीं आई है। ग्रैंड मास्टर्स ने आपस में मजाक करते हुए खड़े हो गए और अर्जुन व अन्य लोगों के पास जाने लगे।
हालांकि वे कुछ ही कदम चले थे कि उन्होंने अर्जुन को कुछ करते हुए देखा और आश्चर्य से चिल्ला उठे, अरे यार, क्या तुम एक विशेषज्ञ के सामने अपनी छोटी मोटी कला दिखाने की कोशिश कर रहे हो? पवनदीप ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मजाकिया अंदाज में, बिना किसी द्वेष के। वहीं देवन की भौं तन गई क्योंकि उसे अचानक कुछ असामान्य महसूस हुआ। एकमात्र महिला औषधि विशेषज्ञ काव्या भी गंभीर मुद्रा में आ गई और अपने सहयोगियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हाथ उठाया। रुचिका और बलवीर भी अर्जुन से दूर हट गए और तेजी से पांचों ग्रैंड मास्टर्स के पास पहुंचे। बूढ़े देवन, अर्जुन अचानक औषधि बनाने लगा है। ऐसा लगता है कि उसे बहुत कुछ मिला है और वह इसे सत्यापित करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, रुचिका ने धीरे से कहा। हाँ, बूढ़े देवन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उनकी आंखों में प्रशंसा भरी थी। उसे परेशान मत करो, उसे एक आध्यात्मिक प्रबोधन, एपिफनी, मिला होगा। एक प्रबोधन? रुचिका मुस्कुराई। क्या औषधि विज्ञान में भी ऐसा होता है? बिल्कुल। क्या तुमने सोचा था कि प्रबोधन केवल मार्शल आर्ट में ही मिलता है? देवन ने फुसफुसाते हुए कहा, औषधि मार्ग में भी ऐसा संभव है। जब कोई ऐसी अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके आसपास की हर चीज धुंधली हो जाती है और केवल वही भावनाएं और अंतर्दृष्टि सामने आती हैं जो उसे अचानक प्राप्त हुई हैं। अभी इस संसार में उसकी दवा की भट्ठी और उसके पास रखी जड़ी बूटियों के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं है। रोचक। मैं सोच रहा हूं कि वह किस तरह का सफलता प्राप्त करेगा। हाँ, प्रबोधन की बात करते हुए मुझे भी कई साल पहले एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था, काव्या ने याद करते हुए कहा। जैसा कि वरिष्ठ भाई देवन ने कहा, उस समय मैं कुछ और नहीं देख पा रही थी, केवल मेरी दवा की भट्ठी और जड़ी बूटियां। मेरे दिमाग में केवल वही गोली बनाने का विचार था। दुर्भाग्य से मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, फिर कभी ऐसी अवस्था में नहीं पहुंच पाई। हाँ, जैसे मार्शल आर्ट में प्रबोधन, यह ऐसी चीज है जिसकी खोज नहीं की जा सकती, केवल संयोग से मिलती है। फिर क्या हुआ? क्या ग्रैंडमास्टर काव्या ने वो गोली सफलतापूर्वक बना ली? रुचिका ने उत्सुकता से पूछा। काव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से मैं सफल रही। और वो गोली अत्यंत उच्च गुणवत्ता की थी, जिसमें औषधीय सार का लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह आज भी मेरे संग्रह में रखी एक ऐसी कृति है जिस पर मुझे गर्व है। अद्भुत, रुचिका ने कहा। उसकी आंखों में सम्मान झलक रहा था। रुको, क्या आप सभी ने इस लड़के द्वारा चुनी गई सामग्री में कुछ अजीब नहीं देखा? पवनदीप ने भुएं चढ़ाते हुए कहा, यहां इतनी सारी सेंट ग्रेड सामग्री क्यों है? क्या वो बनाने की कोशिश कर रहा है? इन शब्दों को सुनकर सभी का ध्यान तुरंत अर्जुन के सामने रखी सामग्री की ओर गया और गहन जांच के बाद उन्होंने पाया कि उसके द्वारा रखी गई सभी जड़ी बूटियां वास्तव में सेंट ग्रेड की थीं। क्या वह एक सेंट ग्रेड गोली बनाने की कोशिश कर रहा है? दीर्घायु सेन ने आश्चर्य से पूछा। देवन की आंखें चमक उठी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो इन सामग्रियों से एक सेंट ग्रेड गोली बना सकता है। देवन, मजाक बंद करो, पवनदीप ने आंखें घुमाते हुए कहा। हम सभी जानते हैं कि सेंट ग्रेड गोलियां बनाना कितना कठिन है। ये सच है कि उसकी प्रतिभा आश्चर्यजनक है और उसके कौशल गहन हैं, इतना कि मैं बिना किसी संदेह के कह सकता हूं कि वह एक दिन सेंट ग्रेड औषधि विशेषज्ञ बनेगा जिसकी उपलब्धियां हम सभी से कहीं आगे होंगी, लेकिन ये भविष्य की बात है। उसकी वर्तमान उम्र में सेंट ग्रेड गोली बनाना, क्या ये बहुत अधिक उम्मीद नहीं है? युवा लोग हमेशा दृढ़ और निडर होते हैं, सोचते हैं कि वे बिना सोचे समझे आगे बढ़कर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। रास्ते में कुछ असफलताएं मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बस दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके प्रबोधन में उसने स्पिरिट ग्रेड सामग्री नहीं चुनी। अगर उसने चुनी होती तो उसे अधिक लाभ मिलता, रक्तदीप ने अफसोस के साथ कहा। दीर्घायु सेन और काव्या भी सहमति में सिर हिलाते हुए आह भरने लगे। उन सभी को लग रहा था कि अर्जुन का अभी सेंट ग्रेड गोली बनाने का प्रयास उसकी अपनी क्षमताओं को अधिक समझने जैसा था। देवन, दूसरी ओर, केवल हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। हालांकि वह चाहते थे कि अर्जुन सफल हो, लेकिन उन्हें भी लगता था कि अर्जुन अपनी सीमाओं से परे जा रहा था। सफलतापूर्वक एक सेंट ग्रेड गोली बनाने का मतलब होगा कि अर्जुन खुद को एक सेंट ग्रेड औषधि विशेषज्ञ कहलाने के योग्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे तोंग जुबान दुनिया में ऐसे बहुत कम औषधि विशेषज्ञ हैं, और उनमें से हर एक पुराना राक्षस है जो अनगिनत वर्षों से औषधि विज्ञान में डूबा हुआ है। अर्जुन बस बहुत युवा था। हमें उसके कार्यों को ध्यान से देखना चाहिए ताकि बाद में हम उसे उसकी कमियों पर सलाह दे सकें। यही उसके भविष्य के विकास के लिए सबसे अच्छा होगा, काव्या ने सुझाव दिया। बाकी सभी ने सिर हिलाया और चुपचाप अपना ध्यान सामने हो रहे गोली निर्माण पर केंद्रित कर दिया। अर्जुन की गतिविधियां उनकी अपनी तरह सहज नहीं थी, लेकिन फिर भी वे सावधानीपूर्वक और स्थिर थी। हर एक कार्य निर्दोष सटीकता और समय के साथ किया गया था। ये देखकर कई ग्रैंडमास्टर्स चुपके से आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन की बुनियादी कौशल अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और उनकी अत्यधिक आलोचनात्मक नजरों में भी, जिस तरह से उसने अपनी औषधीय तरल पदार्थों को शुद्ध किया था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। इसके अलावा जो सच्ची ची उसने अपने शरीर से प्रकट की थी,
वो शुद्ध और स्फूर्तिदायक थी। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि उसने अपनी भट्ठी के अंदर पहले से कौन सी आध्यात्मिक सरणी बनाई थी, लेकिन उसके अंदर डाली गई हर जड़ी बूटी बिना किसी बर्बादी के उच्चतम गुणवत्ता वाले औषधीय तरल में बदल गई थी। जो तरल पदार्थ पहले ही शुद्ध हो चुके थे, उन्हें उसकी सच्ची ची में लपेटकर भट्ठी के पास निलंबित कर दिया गया था, ताकि बाद में उपयोग किया जा सके। इन गतिविधियों को देखकर हर एक ग्रैंड मास्टर मुश्किल से ही सिर हिला पाया, अपनी स्वीकृति दिखाते हुए। लगभग आधे घंटे बाद सभी जड़ी बूटियां औषधीय तरल में बदल चुकी थी, जिससे पांचों ग्रैंड मास्टर्स कुछ हद तक स्तब्ध रह गए। अगर वे उसकी जगह होते तो वे इस चरण को उससे तेज या बेहतर तरीके से पूरा नहीं कर पाते। वास्तव में उनमें से अधिकांश को इससे भी अधिक समय लगता। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता था कि अर्जुन की सच्ची ची की शुद्धता और शक्ति उनसे अधिक थी, और जिस आध्यात्मिक सरणी का वह उपयोग कर रहा था वो उनकी तुलना में श्रेष्ठ था। सभी औषधीय तरल पदार्थों के शुद्ध हो जाने के बाद अर्जुन ने तेजी से हाथ हिलाया और उसकी भट्ठी के अंदर एक प्रकाश की चमक दिखाई दी। ऐसा लगता था कि उसने पहले से बनाई गई आध्यात्मिक सरणी को तुरंत नष्ट कर दिया था। इस दृश्य को देखकर दीर्घायु सेन मुश्किल से ही बड़बड़ा पाए, ये लड़का बहुत लापरवाह है। अपनी आध्यात्मिक सरणी को इतनी बेपरवाही से नष्ट कर देना, वो नई सरणी को समय पर कैसे बना पाएगा? औषधीय तरल पदार्थ पहले ही शुद्ध हो चुके थे और सच्ची ची में कसकर लिपटे हुए थे। जितनी देर वे ऐसे ही रहेंगे, उनकी औषधीय प्रभावशीलता उतनी ही कम होती जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द भट्ठी में वापस लाना अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे भी अपनी भट्ठी में आध्यात्मिक सरणी को बदलते थे, लेकिन केवल पहले से ही नई सरणी तैयार करने के बाद। साथ ही वे पहले की सरणी को पूरी तरह से नष्ट नहीं करते थे, बल्कि उसका उपयोग करके नई सरणी बनाते थे, जिससे समय और मेहनत दोनों बचती थी और उनकी दक्षता बढ़ती थी। दूसरी ओर अर्जुन ने सीधे अपनी मूल सरणी को नष्ट कर दिया था। हर एक ग्रैंड मास्टर चिंतित दिखने लगा, मानो वे अर्जुन को निम्न गुणवत्ता की गोली बनाते हुए देख रहे हों, जिसमें बहुत सारी कीमती सेंट ग्रेड सामग्री बर्बाद हो रही हो। हालांकि दीर्घायु सेन के शब्द पूरे होने से पहले ही अर्जुन की भट्ठी के अंदर एक और प्रकाश की चमक दिखाई दी और वह फिर से हल्के से चमकने लगी। ग्रैंड मास्टर्स की दृष्टि अत्यधिक तेज थी, इसलिए उन्हें केवल एक पल लगा ये पता लगाने में कि भट्ठी के अंदर नए निशान तेजी से उभर रहे थे। इतनी तेज? पवनदीप आश्चर्यचकित हो गए, कुछ हद तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे। यह असंभव है। चमकती हुई किरणें एक स्पष्ट संकेत थी कि एक नई आध्यात्मिक सरणी बन चुकी थी। केवल एक पल पहले ही अर्जुन ने अपनी पिछली सरणी को नष्ट किया था, फिर भी वो पहले ही अगली सरणी बना चुका था। ऐसी गति सभी 5 ग्रैंड मास्टर्स की समझ से बाहर थी।